नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। कौन अमीर है इन दो लोगों में, आप बताना। पहला, जो 3 करोड़ का फ्लैट ओन करता है। दूसरा, जो 8 करोड़ का बंगलो ओन करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपके हिसाब से इनमें से अमीर कौन है। बाकी वीडियो लाइक आप बाद में भी कर सकते हो। तो समझो, 3 करोड़ का जिसने फ्लैट खरीदा है, इस बात की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है 99% केसेस में वो उसकी खुद की इनकम का होगा या उसने उस पर लोन लिया होगा। और जो 8 करोड़ का बंगलो है, उस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसने वो अपनी कमाई से ना खरीदा हो, वो एंसेस्ट्रल जमीन हो, उनके बाप दादाओं की वो जमीन हो जिसकी की वैल्यू अब 8 करोड़ हो गई है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैसे के बारे में। इस बात से मैं इंगित क्या कर रहा हूं, क्या चीज मैं सजेस्ट कर रहा हूं। जिसने वो 3 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, चलो अभी हम गुड़गांव की बात करते हैं। हो सकता है उसने गुड़गांव पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां पे खरीदा हो, तो वहां पे जो सोसाइटीज हैं उनमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात पे डिसएग्री करेंगे कि मेंटेनेंस क्यों ज़्यादा होना चाहिए, मेंटेनेंस तो कम होना चाहिए ना पर स्क्वायर फीट। और लोग अलग अलग आपको गणित बता देंगे कि जो पुरानी सोसाइटी है उसमें 8 रुपये पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस होता है, ये होता है वो होता है। उन सब पे फ्यूचर में क्लैरिटी दूंगा आपको। तो समझिए इस चीज़ को, जहाँ पे मेंटेनेंस ज़्यादा है वहाँ पे कैश फ्लो ज़्यादा बड़ा होगा उन लोगों की इनकम का, यानी कि उनके पास ज़्यादा कैश फ्लो आ रहा होगा, इसीलिए वो वहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। अब मैंने गुड़गांव की बात करी है तो 8 करोड़ का बंगला मैं दिल्ली में कंसीडर कर लेता हूँ। तो दिल्ली में जिसके पास 8 करोड़ का बंगला है, हो सकता है राजेंद्र नगर में हो, मुखर्जी नगर में हो, करोल बाग में हो, कहीं और हो, वो 8 करोड़ का जो बंगला है उसकी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ी है। और हो सकता है, इस बात का हाई चांस है, फिर भी मैं हो सकता है बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग किसी एक केस को पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ, तो तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने ब्लैंकेट जनरलाइजेशन क्यों कर दिया। तो इसलिए मैं इसमें ऐसा हो सकता है वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो 99% केसेस में यही होता है कि हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो ग्रेड ए के, उन्होंने कहीं पे दिल्ली में वो प्लॉट खरीदा, या कोई बिजनेसमैन हो जिनकी जनरेशनल वेल्थ से उन्हें इनहेरिटेंस में मिला, उन लोगों के पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं है उतना पैसा अर्न करने की। तो यही समस्या है यहाँ पे कि अमीर वो नहीं है जो 8 करोड़ के बंगलों में रह रहा है, अमीर वो है जो 3 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है। उस कैश फ्लो को जोड़ के उसने खरीदा है या लोन लिया है, उसका कैश फ्लो बहुत हैवी पॉजिटिव है क्योंकि वो मेंटेनेंस दे सकता है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मेंटेनेंस अगर 250 रुपये भी बढ़ता है तो उसके लिए कमेटीज़ फॉर्म हो जाती हैं कि इतना मेंटेनेंस कैसे बढ़ गया। लोग 2-2 रुपये के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जेंट्री अलग है। यहाँ पे मैं क्लासिस्ट होके नहीं बता रहा हूँ ऐसा, बट जो रिच बॉय क्लब होता है वो एलीट होता है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उन तक पहुंच नहीं सकते। रिच बॉय क्लब के भी क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कैश फ्लो पॉजिटिव होना वाइटल है। आप कितने महंगे एसेट यानी कि कितने महंगे बंगलों में या घर में रह रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा आप कमा लोगे वो आ जाएगा। अब मैं उस बंगलों को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स की है कि उन्होंने उसे रीस्ट्रक्चर नहीं किया। अब वो 8 करोड़ से 16 करोड़ नहीं होगा, जैसे वो 50 लाख से 8 करोड़ हो गया 40 साल में, वैसे अगले 40 साल में वो 8 करोड़ का 16 करोड़ नहीं होगा जब अगर आप उसे रीस्ट्रक्चर नहीं करोगे। यही मेन प्रॉब्लम है, लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग समझ में नहीं आती है और इसके पीछे के बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होते हैं जिन पे लोग फोकस नहीं करते हैं। चलो अब मैं बता रहा हूँ इस बात को, तो इस बात तो एक और बात मैं इसी में कवर कर देता हूँ रीस्ट्रक्चरिंग के फियर से रिलेटेड। अब इसमें केस स्टडी लेते हैं हम लोग। तो अब आप देखो मेरा कंटेंट किस लेवल का है, कितनी हायर ऑर्डर थिंकिंग
का यूज़ करने के बाद ये बना है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो अभी मैं केस आपको बताने जा रहा हूँ। कोई आपको ये चीज़ यूट्यूब पे बता के नहीं देगा, आपके पेरेंट्स तक ये चीज़ जानते हुए, अगर जानते नहीं हैं तो महसूस करते हुए ये चीज़ आपको नहीं बता के देंगे। आपका कोई घर है दिल्ली में 8 करोड़ का, अब वो 8 करोड़ से 16 करोड़ नहीं होगा। आपकी सैलरी है लाख रुपए महीना, बट आपको नौकरी करने कहाँ जाना पड़ता है? गुरुग्राम में। अब आप सोचते हो आप गुड़गांव में ही शिफ्ट हो जाओ अपनी फैमिली को लेके, बट आपके पेरेंट्स वो 8 करोड़ वाला बंगलो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम 1 लाख नहीं 70,000 कमा लो, यहीं रह लो, बट ये घर नहीं बेचा जाएगा। और आप लोग उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ऐसा कैसे, इन्हें समझ में नहीं आता, ये हमारा भला नहीं चाहते, ये तो हमें पानी में देखते हैं हमेशा। ऐसे करके आपके मन के अंदर विचार आने लगते हैं, बट उनकी जो एक्चुअल समस्या है वो समस्या आप लोग नहीं समझते। वो चीज़ आपको महसूस नहीं होती, और पेरेंट्स भी ये चीज़ आपको कभी बता के नहीं देंगे। आपके जो मम्मी पापा हैं, तो पापा आपकी मम्मी को लेके आए, उन दोनों की शादी हुई, आपके फादर पे आपकी मदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 95% ऑफ द केसेस में आपकी मदर हाउसवाइफ होंगी। और अब आपके फादर वो एसेट इसलिए नहीं बेचना चाहते क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ का क्या होगा, क्या वो उतना सिक्योर महसूस कर पाएगी। अभी तो ये एसेट है, ये हमने बेच दिया और तुमने कुछ घपलेबाजी कर दी। उस केस में मान लो मैं तो एक बार को झेल जाऊंगा क्योंकि मेरी पेंशन आ रही है, बट जब मैं नहीं रहूंगा तब उसका क्या होगा? अभी तुम लोग 2 टाइम नमस्ते नहीं करते, बाद में तो तुम पूछोगे भी नहीं। और ये वाला जो उनका फियर है, ये कभी सामने से वो लोग आपको बता के नहीं देंगे, बस ये कह देंगे कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, सेंटिमेंटल वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी से आपकी शुरुआत होती है उसे बेचना नहीं चाहिए। ऐसे करके आपको तमाम रीज़न दे देंगे क्योंकि एक्चुअल रीज़न आप लोग झेल नहीं पाओगे। बट प्रॉब्लम यही है आपके आपके रेस्टलेस होके डिसीजन करने में। आप अगर उन्हें प्यार से समझाओ इस बारे में कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आपका ये फियर है तो आप खुद उस फियर को एड्रेस करो तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये फियर कैसे एड्रेस किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये मैं आगे किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट में रीस्ट्रक्चरिंग बाद का टॉपिक होता है। स्टार्टिंग में पहले आपको खरीदना तो आ जाए, जब आपकी रियल एस्टेट बड़ी हो जाएगी, आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, तब आप उसे रीस्ट्रक्चर करोगे। या फिर आपको इनहेरिटेंस में बम्पर मिल गया है, आपकी लॉटरी निकल आई है, तब आप उसे रीस्ट्रक्चर करने का सोच सकते हो। दोनों ही केसेस में ये बात का टॉपिक है। तो पहले मैं आपको बेसिक रियल एस्टेट के बारे में बताऊंगा। अलग अलग 50 से भी ज़्यादा तरह के टॉपिक्स मैं इस चैनल पे कवर करूंगा रियल एस्टेट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट को तो अभी आप 2 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके तो अलग बहुत वीडियो बनाऊंगा, तो इस चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे। बट मैंने आपको हिंट दे दी कि ये वाला इशू जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होता है पेरेंट्स में, कि अगर बच्चों के जो पूत के पैर पालने में दिख रहे हैं वो आगे जाके और एक्स्ट्रापोलेट हो गए, तो इस कंसर्न को आपको समझना है। अब ये वाला टॉपिक जो है ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग समझो। जो मैंने बात करी थी कि 3 करोड़ के फ्लैट में रहने वाला इंसान ज़्यादा अमीर है बंगलो वाला, तो इस चीज़ को आप अपने पेरेंट्स के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि अगर वो 8 करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे पैसा खर्च करने के लिए उन्हें कितना जोर लग रहा है। क्या लौकी 20 रुपये किलो है या 25 रुपये किलो है, उससे उनकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है या नहीं? अब ऐसा नहीं है कि वो जाके बोले या सब्जी वाले से लड़ाई करते हों डेली तभी आपको ये चीज़ महसूस होगी। उनके मन को भी क्या ये चीज़ फील होती है कि ये सब्जी इतनी महंगी है, ये कोई चीज़ वो लेने गए उस पर 4 रुपये बढ़ गए तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये पैसा इस पे ऐसे बढ़ गया। तो वो आपको देखना है कि मनी से रिलेटेड पीस किसके माइंड में है। एब्सोल्यूट टर्म्स में आप नंबर को इंडिया में कंपेयर नहीं कर सकते। मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे नंबर क्रंचिंग में लोगों को बहुत मज़ा आता है, उनका कल्चर भी उसी तरह से फॉर्म्ड है। बट जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो सहजता की बात है, वो पीसफुलनेस की बात है कि क्या मनी से उनकी पीस है। वही जो 3 करोड़ वाले फ्लैट में रह रहा है
हो सकता है वो कोई पायलट हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अब उसे महीने के 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या वो बॉदर्ड होगा इस बात से कि लौकी 25 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो है? वो क्वांटिटी से बॉदर्ड होगा कि मुझे 1 किलो चाहिए या 10 किलो चाहिए। पैसा उसके लिए इशू नहीं है। ये चीज आपको समझनी है कि माइंड से कौन ज्यादा रिच है। पैसा तो आप अट्रैक्ट कर लोगे, वो तो मैं आपको सिखा दूंगा, उस चीज में तो मैं नंबर 1 हूं। बट उससे पहले आपको ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। ये आपके दिमाग की बात हो रही है। आपको अपने दिमाग को इतना अच्छा बनाना है कि सहजता से आपके पास पैसा आने लगे। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मज़ा आया या नहीं। अगर आपको मज़ा आ गया तो नीचे आप कमेंट में MAG टाइप करिए। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ गई पैसे को जानने की तो नीचे EX टाइप करिए। इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालिए, अपना स्टेटस लगाइए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़ के आप देख लो 1 साल तक। 1 साल में अगर आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशनल विजडम नहीं आई, आप नीचे कमेंट में लिख देना कि इसकी बातें एकदम इम्प्रैक्टिकल होती हैं, ये काम नहीं करती। बट 1 साल आपको जुड़े रहना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं समझा रहा हूं वो समझनी पड़ेंगी और उस पर सोचना पड़ेगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जर्नी में जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।